Hello everyone, welcome on Biology Village. And guys, today we are going to discuss 8 lecture of series 1 और guys जो concerned है आपका plant anatomy, very rare topic and very confusing topic but rare scopic. ठीक है guys, but question confirm है, यहाँ से anatomy से question आपके TGT, PGT और GIC सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि मैं आजकल पेपर्स ही देख रहा हूँ और पेपर देखने के बाद मैं चाह रहा हूँ कि हर एक टॉपिक से आपको एमसीक्यू मिल जाए, जिससे कोई टॉपिक ऐसा ना रहे एग्जाम तक कि जो क्लियर ना हो पाएगा। तो हम आज प्लांट एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे और दिस इज सेट 1। अभी हम 15 क्वेश्चन और आपको बताएंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट 15 क्वेश्चन, और इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में अगर हम बात करें तो एक दो क्वेश्चन हो सकता है डिफरेंट टाइप से, वरना मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो कंसर्न टू द प्लांट एनाटॉमी गाइस। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, द करेक्ट सेट ऑफ डाइवर्सिटी रिच कंट्री। बड़ा डिफरेंट क्वेश्चन होता है गाइस ये, अगर हम माने तो इकोलॉजी एनवायरनमेंट वाले पार्ट से हो सकता है, और वैसे तो जनरल क्वेश्चन है ये कि जो डाइवर्सिटी रिच कंट्रीज हैं उनके सेट हैं। तीन कंट्रीज के नाम है, जैसे पहला है मैक्सिको, यूएसए एंड रसिया। आपको पता है ये नॉर्थ अमेरिका जो होती है उसमें एक कंट्री आती है, मैक्सिको, यूएसए और रसिया जो होते हैं। इसमें रसिया तो एक अलग वो है यूएसए आपका, मैक्सिको ये नॉर्थ अमेरिका के पार्ट है। इसी तरीके से ब्राज़ील, कोलंबिया और पेरू ये आपके मोस्टली साउथ अफ्रीकन पार्ट्स हैं, ठीक है। और रसिया, चाइना, इंडिया एंड टर्की, जापान एंड कोरिया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है इसमें, जो आपने सुना होगा ज्योग्राफिकली थोड़ा सा, कि जो कंट्रीज आपकी ट्रॉपिकल कैंसर और ट्रॉपिकल कैप्रिकॉन पे आती हैं उनमें डाइवर्सिटी रिच होती है। मतलब उनमें जो एक पर्टिकुलर अगर जगह पे, पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर हम उनकी एक कहते हैं ना मुट्ठी भर सॉइल लें और उसमें हम ये देखें कि नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितना है, ये बताता है कि वहाँ पे डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एट ए प्लेस एट पार्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर, ये होता है। पार्टिकुलर एरिया, पार्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर, उसमें जितने माइक्रो, जिसमें लिविंग थिंग जितने होते हैं वो वहाँ की वैरायटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म मीन्स डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी रिच कंट्रीज जो इन लाइंस पे ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉन और ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर पे प्रेजेंट होती हैं उनमें डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। तो उसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर है वो आपका है बी, ब्राज़ील, कोलंबिया एंड पेरू आर दी डाइवर्सिटी रिच कंट्री। ग्लोबल लेवल पर अगर हम बात करें, उसी तरीके से इंडिया में जो स्टेट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आते हैं, ठीक है, उनमें डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखना है, ब्राज़ील दुनिया में सबसे ज़्यादा डाइवर्स कंट्री मानी जाती है डाइवर्सिटी रिचनेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद कोलंबिया और पेरू, ये तीनों कंट्री आपके साउथ अमेरिका का पार्ट होती हैं, ठीक है। जो कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका वहाँ का। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखते हैं, देखिए स्टार्ट हो गया एनाटॉमिक क्वेश्चन। द प्रोटोप्लास्ट ऑफ द कार्क सेल सिक्रीट ए फैट लाइक सब्सटेंस कॉल्ड एज। पहले तो देखिए क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन आपका ऑलरेडी है कि फैट लाइक सब्सटेंस है, इसका मतलब फैट लाइक नहीं बल्कि फैट, ठीक है। उस सब्सटेंस का नाम बताना है। कौन सिक्रीट करता है? कार्क सेल। कार्क सेल क्या होती है? कार्क कैम्बियम के बाद जो डिवीजन होते रहते हैं सेकेंडरी ग्रुप, तो कार्क सेल बनती हैं आउटर साइड में, जो फाइनली बार के आकार की फॉर्म में प्लांट से सेपरेट हो जाती हैं। अब उस सब्सटेंस का नाम जो होता है वो होता है सोवरेन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक दूसरी बात बताना चाह रहा हूँ, जब सेल में लिविंगनेस होती है तब वो उनके अंदर डिपोजिशन होता है सोवरिन का, और जब सेल डेथ हो जाती है तो उसके अंदर डिपोजिशन हमें मिलता है लिग्निन का। तो लिग्निन जो है वो कार्बोहाइड्रेट है, ये आपको ध्यान रखना, और सोवरिन जो है वो लिपिड्स है, मतलब फैट है, ये इंपॉर्टेंट है। और जो कार्क सेल सिक्रीट करती हैं वो सोवरिन को सिक्रीट करती हैं। ये GIC 2015 का क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहती है क्वेश्चन में। कार्बन मोनोऑक्साइड बड़ा इंपॉर्टेंट गैस है, इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आने में बहुत इसका रोल होता है, इसमें क्वेश्चन जरूर आते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जिस सिंबली हम बात करें तो CO हैज़ हाउ मेनी टाइम्स ग्रेटर एफिनिटी विद मायोग्लोबिन इन कंपेरिजन विद हीमोग्लोबिन। सब जानते हैं कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और नॉर्मली तो CO जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन से बाइंड करता है, बट कंप्लीटर जब होती है तो उसमें क्या होता है कंपेरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू में कि CO हीमोग्लोबिन से कई हज़ार, मतलब सॉरी 200 टाइम्स ज़्यादा एफिनिटी रखता है, ठीक है। ऑक्सीजन की कंपेयर में अगर हम बात करें O2 की एफिनिटी से, CO हीमोग्लोबिन की एफिनिटी जो होती है, CO की हीमोग्लोबिन से एफिनिटी O2 की कंपेयर में 200 टाइम 200 टाइम ज़्यादा होती है। ये क्वेश्चन आपका ये होगा। दूसरा क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है, इसमें पेपर मेरे जो पिक लेक्चर में, उसमें ये बात कही कि मायोग्लोबिन एक दूसरा एनर्जी रिच कंपाउंड होता है जो हमारी मसल से भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन हमारी RBC में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है, और CO एक गैसेज होती है। अब इस CO की दोनों जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसकी मायोग्लोबिन से जो एफिनिटी होती है, कह रहे हैं हाउ मेनी टाइम्स, कितने टाइम ज़्यादा होती है, मतलब 3 टाइम्स ओनली, 2 टाइम्स, 60 टाइम, 20 टाइम गाइस। तो ये होती है आपकी आंसर सी इज करेक्ट, 60 टाइम मोर एफिनिटी ऑफ CO टूवर्ड्स मायोग्लोबिन एज कंपेयर टू हेमोग्लोबिन। तो करेक्ट आंसर आपका गाइस C। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में हम बात करते हैं।
फिर CO के बारे में क्वेश्चन है गाइस, जिसमें ये बात करिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड्स विद साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। अब आप जानते होंगे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, आप रेस्पिरेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ते होंगे, तो उसमें आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को अकॉर्डिंग है कि CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड्स विद साइटोक्रोम ऑक्सीडेज विद, कुछ फ्लाइंग के इसमें नंबर भरना है आपको कि कितने टाइम, मोर या लेस या इक्वल या फिर 120 टाइम्स एफिनिटी देन O2, मतलब सीधे से कंपेयर है कि O2 और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज की CO2 के साथ एफिनिटी की बात कर रहा है। तो गाइस इसमें जो बात है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के साथ उसकी एफिनिटी होती है वो ऑक्सीजन के कंपेयर में कम होती है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा एफिनिटी होती है इसके कंपेयर में साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। तो जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें जो टर्म आएगा गाइस वो आएगा लेस। करेक्ट आंसर आपका बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में बात करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन हो गया ये। ह्यूमन बीइंग रिंकलर माइलिनोपैथी लीड्स एडिमा। एडिमा का मतलब होता है जो सेल्स होती है उनमें सोइलिंग आ जाती है और उसमें कुछ पस भर जाता है, उसे कहते हैं एडिमा। आर नेक्रोसिस, आपने फोटोसिंथेसिस जब पढ़ा होगा तो उसमें क्लोरोफिल के बारे में पढ़ा होगा। क्लोरोसिस, जब क्लोरोफिल किसी प्लांट से कम हो जाता है उसके लिए तो उसे क्लोरोसिस हो जाता है। ठीक है, केवल क्लोरोफिल खत्म होना क्लोरोसिस कहलाता है। और जब वहीं पे टिश्यू डैमेज हो जाए, पूरा कंप्लीट टिश्यू डैमेज, तो उसे हम बोलते हैं नेक्रोसिस। ये ध्यान रखना, ये डिफरेंस है क्लोरोसिस एंड नेक्रोसिस में। कंप्लीट टिश्यू डैमेज नेक्रोसिस और केवल क्लोरोफिल का लॉस क्लोरोसिस। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर रहा है कि रिंगुलर माइलिनोपैथी लीड्स एडिमा और नेक्रोसिस विद इन। क्यों नेक्रोसिस जनरल टर्म से प्लांट में भी यूज़ कर सकते हैं, एनिमल में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो रिंगुलर माइलिनोपैथी होती है कहाँ पे होती है? आई में होती है, हमारी ब्रेन में होती है, नोज में होती है, लेग्स में होती है। तो देखिए माइलिनोपैथी मतलब न्यूरॉन, और न्यूरॉन का मतलब सिंपल सा ब्रेन से होता है। करेक्ट आंसर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 6 में बात करते हैं, द सेल्स ऑफ ट्यूनिका रीजन इन द एपिकल मेरिस्टेम प्रोड्यूस ओनली एपिडर्मिस एंड दस इंक्रीज द एक्सटेंट ऑफ सरफेस फुल स्टॉप द सेल्स ऑफ द ट्यूनिका डिवाइड्स। देखिए सिंपल से पहले ट्यूनिका समझे है क्या। आप एक थ्योरी समझें, जो आपका मेरिस्टेम डेवलपमेंट एक टर्म होता है। मेरिस्टेम से हमारी पूरी बॉडी बनती है। एक मेरिस्टेम है शायद, ये सपोज कर लें हमारा जो कहते हैं ना सैम और रैम, रूट एपिकल मेरिस्टेम और सूट एपिकल मेरिस्टेम होते हैं ना, ये सपोज करें सूट एपिकल मेरिस्टेम से। तो एक थ्योरी दी गई है जिसका नाम है ट्यूनिका कार्पस थ्योरी। ट्यूनिका कार्पस थ्योरी, उस थ्योरी में ये बताया गया कि जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वो दो पार्ट रखता है, एक ट्यूनिका होता है और एक कार्पस होता है। और फिर उन्होंने कहा कि उनमें से एक पार्ट जिसका नाम है ट्यूनिका, जो ट्यूनिका की जो सेल्स होती हैं वो ओनली एपिडर्मिस बनाती हैं। ठीक है, ऊपर की सेल कार्पस नीचे, ट्यूनिका ऊपर, तो ट्यूनिका वाली सेल्स केवल एपिडर्मिस बनाती हैं। एपिडर्मिस का मतलब वो सरफेस वाले एरिया, इसका मतलब इंक्रीज एक्सटेंट ऑफ सरफेस। ओके, अब कह रहा है दी सेल्स ऑफ ट्यूनिका जब वो डिवाइड करके एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करती हैं तो ट्यूनिका वाला जो रीजन होता है, जो क्षेत्र, जो ट्यूनिका का पार्ट होता है, वो उसकी जो सेल्स होती हैं वो किस तरीके डिवाइड करती हैं? इन ऑल प्लेन्स में डिवाइड करती हैं। एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है, पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है या लैटरल डिवीजन होता है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे है बी। जो ट्यूनिका सेल्स की सेल्स होती है वो एंटीक्लाइनल डिवीजन को फॉलो करती हैं और पूरे सरफेस एंड एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करती हैं। आपको बहुत ध्यान रखना है, ट्यूनिका की सेल्स जो डिवाइड होती है वो एंटीक्लाइनल वे में डिवाइड होती हैं। ना क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इन विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ पेरिडर्म। देखिए पेरिडर्म जो होता है आउटर मोस्ट की एक कॉम्प्लेक्स टर्म है। आउटर मोस्ट की जो लेयर्स होती हैं जब सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है तो बाहर का जो स्टेम का पार्ट होता है उसमें 3 जो स्ट्रक्चर को मिला के एक टर्म नाम दिया गया है पेरिडर्म, और वो तीनों एक ही टर्मिनोलॉजी यूज करी जाती है। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है फेलोडर्म, फेलोजेन, फ्लेम, ये तीनों ज्वाइंटली पेरिडर्म कहलाती है। मतलब कार्क, कार्कैम्बियम, सेकेंडरी कार्टेक, इस तरीके से आप इन्हें लें, कार्क, कार्कैम्बियम और सेकेंडरी कार्टेक। तो सिंपल सी बात है कि जो इसका पार्ट नहीं है पेरिडर्म का वो आपका है वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम क्यों है देखिएगा, इसे भी समझाता हूँ मैं। वेस्कुलर कैम्बियम का मतलब होता है जो आपका सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ होने के लिए वेस्कुलर बंडल जो रिंग होता है, जैसे स्टेम को हम कट कर रहे हैं ऊपर तो इस तरीके से स्ट्रक्चर कट गई, इसके पूरे नीचे जैसे लाइक दैट स्टेम, इसे हम यहाँ से कट करते हैं तो इसका ऊपर वाला ये पार्ट हमें, तो इसमें हम देखते हैं कि इस तरीके से स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं वेस्कुलर बंडल्स। ठीक है ये, और इनके अंदर जो पट्टी जो होती है जो जाइलम फ्लोएम को अलग करती है, वेस्कुलर बंडल क्या होता है जाइलम फ्लोएम के पार्ट होते हैं, ये अंदर तरफ जाइलम बाहर तरफ फ्लोएम होता है। तो ये जो बीच का पार्ट पट्टी होती है, स्ट्रिप्स होती है, इसे हम बोलते हैं कैम्बियम। ठीक है, और ये जब वेस्कुलर बंडल के अंदर होती है तो इसे हम वेस्कुलर कैम्बियम बोलते हैं, सिंपल सा बात है। और जो पेरिडर्म होती है वो आउटर रीजन की बात होती है, जो इन कैम्बियम की ग्रोथ की वजह से पूरा सेकेंडरी ग्रोथ होती है, बाहर की तरफ कई सारी लेयर कटती हैं। पेरिडर्म उन 3 आउटर मोस्ट टिश्यूज़ के लिए एक जॉइंट टर्म है, एक कॉमन टर्म है पेरिडर्म। ठीक है, तो इसमें आपका वेस्कुलर कैम्बियम जो होता है वो आपका वेस्कुलर टिश्यू के अंदर पाया जाता है। इसका पेरिडर्म से कोई कंसर्न नहीं है कि ये पेरिडर्म का पार्ट नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ आपका डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में बात करते हैं द एपिकल मेरिस्टेम थ्योरी ऑफ द मेरिस्टेम डेवलपमेंट इज गिवन बाय नाइजेली।
1958 एंड इट इज़ सपोर्टेड बाय। देखिए इसमें आपको दो बातें पता चली हैं, एक तो एपिकल मेरिस्टेम थ्योरी जो किसके बारे में है, मेरिस्टेम डेवलपमेंट। मेरिस्टेम डेवलपमेंट का मतलब कि क्या जो मेरिस्टेम टिश्यू जो होता है वही पूरे प्लांट का फॉर्मेशन करता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो मेरिस्टेम होता है उसका डेवलपमेंट को समझाने के लिए 3 थ्योरी दी गई है। उसमें से एक थ्योरी है एपिकल मेरिस्टेम थ्योरी, और किसने दी थी, नाइजेली ने दी थी, ठीक है। अब इस थ्योरी को सपोर्ट किसने किया था ये पूछा गया आपसे, तो थ्योरी तो खुद इसने ठीक है हैंस्टीन ने भी दी है एक, और एक सिडमिट ने भी दी है, और एक हॉफमिस्टर ने केवल सपोर्ट किया है इसी थ्योरी को, एपिकल मेरिस्टेम थ्योरी को सपोर्ट किया, जो नाइजेली ने दी थी उसे सपोर्ट किया हॉफमिस्टर ने, ठीक है। जबकि सिडमिट की थ्योरी अलग है, और हैंस्टीन की थ्योरी आपको पता ही हिस्टोजन थ्योरी है, और सिडमिट की थ्योरी आपकी ट्यूनिका कार्पस है, ठीक है। तो बच्चों जो एपिकल मेरिस्टेम थ्योरी है वो नाइजेली ने दी है, बट सपोर्टेड बाय हॉफमिस्टर, ध्यान रखना। और कैथरीन निशु गाइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनाटोमिस्ट हुई हैं जो इटली की रहने वाली थी, और इनकी जो हम एक बुक पढ़ते हैं कि एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, बहुत ही फेमस बुक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ग्रीन गोल्ड, किस प्लांट को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। ग्रीन गोल्ड का मतलब होता है हरा सोना। तो ये आपका जो आजकल यूकेलिप्टिस जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है नॉर्थ इंडिया में, यूकेलिप्टिस की जो आजकल डिपोज वगैरह और पॉपुलर और जो पेपर बनाने में इसका काम, तो इसे कहा जाता है ग्रीन गोल्ड। गाइस करेक्ट आंसर आपका सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 में बात करते हैं, एक जनरलाइजेशन है, कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उसमें बताना है सही कौन सा है और गलत कौन सा है, मतलब ट्रू स्टेटमेंट में बताना है। काफ़ी सिस्टमेटिक क्वेश्चन है। देखिए ग्रीन जो एवरग्रीन ट्री होते हैं, जैसे हमने आजकल बताया था अभी कोनीफर हमने आपको पढ़ाए थे, तो कोनीफर मतलब जिम्नोस्पर्म की कोनीफर जो होते हैं वो एवरग्रीन होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो डेसिडुअस प्लांट जो हमारे होते हैं, जैसे कि हमारे घर में पाकड़, नीम, ये अपने एक पर्टिकुलर टाइम पे अपनी सारी लीफ को गिरा देते हैं, ड्रॉप आउट कर देते हैं। जबकि एवरग्रीन का ट्री का मतलब होगा एवरग्रीन कि वो पूरे साल, पूरा एनुअल ईयर अपने कैलेंडर में वो हरे भरे रहते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए सेंटेंस क्या है, एवरग्रीन ट्रीज आल्सो सेड देयर लीव्स लाइक ए डेसिडुअस ट्रीज बट दे नेवर हैव ए बेयर लुक लाइक डेसिडुअस ट्रीज। ये क्वेश्चन है अपने आप में, मगर ये क्वेश्चन सही है, सिंपल सी बात है कि वो भी वैसी लीव गिराते हैं मगर पूरी साल वो हरे भरे दिखते हैं। इसका रीज़न ये होता है कि वो अपने कुछ मतलब कुछ एक सेगमेंट की फॉर्म में अपनी लीफ गिराते हैं, एक टाइम नहीं गिराते, सेगमेंट की फॉर्म में, ठीक है। जिससे क्या होता है कि 100 लीफ किसी प्लांट पर है तो 10 लीव्स गिर जाएंगे, 20 गिर जाएंगे, 96 वहीं पे रहेंगे, 90 वहीं पे रहेंगे। और इसमें डेसिडुअस में क्या होता है कि 100 की 100 एक टाइम गिर जाती है, फिर वो 10 जब निकल आएंगे तभी दूसरी वाली गिर जाएंगी। इस तरीके से साइकिल चलती है, तो वो पूरी साल आपको हरे भरे दिखते हैं, मतलब एवरग्रीन दिखते हैं, जैसे कोनीफर्स होते हैं गाइस, ओके। जबकि डेसिडुअस इसके अपोजिट ऐसा नहीं करते। अब दूसरा स्टेटमेंट देखें, डेसिडुअस ट्रीज अब्सिशन ऑफ लीव्स फैसिलिटेट पॉलिनेशन, जैसे कि नाशपाती पेड़ में होता है। देखिए डेसिडुएशन जो ट्रीज होते हैं जो अपने पर्टिकुलर टाइम पे अपनी सारी लीफ गिरा देते हैं, उनमें जब लीफ का एब्सिशन होता है, मतलब वही पतझड़ होता है, तो ये जो होता है फैसिलिटेट पॉलिनेशन, ये क्या करता है, इससे एक तरीका है कहने का मतलब पॉलिनेशन कराने के लिए प्लांट की एक अप्रोच है, एक स्ट्रेटजी होती है कि वो अपनी लीफ को गिरा दे, एब्सिशन ऑफ लीव्स कर दे, किस लिए कि वो पॉलिनेशन उसे करना है। ये बात बिल्कुल सही है गाइस। अच्छा सेकंड थर्ड स्टेटमेंट है ट्रोमेटिक एसिड, अपने आप में हर एक लाइन क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकती है। ट्रोमेटिक एसिड जो होता है एक हार्मोन होता है, मतलब केमिकल सिग्नल होता है जो रिलीज किया जाता है बाय हेल्दियर जो स्वस्थ सेल होती है, हेल्दियर सेल्स एडजेसेंट टू द वुंड। जो घाव हो जाता है प्लांट पे, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसके पास जो स्वस्थ सेल होती है, हेल्दियर सेल होती है, वो सिक्रीट करती है ट्रोमेटिक एसिड, एक हार्मोन होता है फॉर फॉर्मेशन ऑफ वुंड कैम्बियम, वुंड कैम्बियम के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। और लास्ट स्टेटमेंट है कि जो मार्जिनल सेल्स होती हैं आपकी कैलस, कैलस का मतलब है जैसे कैंसरस होता है, ये कि सेल्स का डिवीजन होता रहे और डिफ्रेंशिएशन ना हो, तो एक ग्रुप, एक मास ऑफ सेल्स जो बन जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, कैलस बोलते हैं। जैसे आप प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में आपने देखा होगा कैलस का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसमें जो कैलस में जो एक ग्रुप ऑफ सेल्स, सपोज के लिए ये जो हमने बनाया ये कैलस है, ये ग्रुप ऑफ सेल्स जिसमें सेल जो है अनडिफ्रेंशिएट फॉर्म में लगी है, उसे हम क्या बोलते हैं, कैलस बोलते हैं। तो कैलस में जो मार्जिनल सेल्स होती हैं उन्हें हम वो जो होती है वुंड कैम्बियम के लिए फंक्शन करती हैं, मतलब वुंड कैम्बियम का फंक्शन करती हैं, उन्हें हम ये कहते हैं जो मार्जिनल सेल है वो कैम्बियम का काम कर रही हैं। तो ये वाली भी बात बिल्कुल सही है कि जो मार्जिनल सेल्स होती हैं कैलस में वो एज ए वुंड कैम्बियम का काम करती हैं, और ये ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। सो करेक्ट आंसर आपका ई। नाउ क्वेश्चन नंबर फिर से एक बार थ्योरी के बारे में, पूरी थ्योरी हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और उसका रियल हमें जो क्वेश्चन है वो भी क्लियर हो जाएगा। देखिए एज पर हिस्टोजन थ्योरी, जो किसने दी गई, हमने ऊपर बताया आपको, हैंस्टीन ने दी थी 1868 में। हैंस्टीन थ्योरी ये क्या है, जो प्लांट के बनने का तरीका बताया गया, सिंपल है समझे हिंदी में। हिस्टोजन का मतलब कि मेरिस्टेम से जब प्लांट का फॉर्मेशन होता है तो 3 थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्टोजन थ्योरी और आपका एक ट्यूनिका कार्पस थ्योरी और आपका एक एपिकल मेरिस्टेम थ्योरी। तो आपको पढ़ना है हिस्टोजन थ्योरी के बारे में हम बात करना है कि एज पर हिस्टोजन थ्योरी में क्या बताया गया कि रूट एंड शूट जो एपाइसिस होते हैं, मतलब जैसे प्लांट ये सीड है, सीड से रूट, ये शूट, ठीक है, ये रूट वाला पार्ट है, ये शूट वाला, तो इसके जो एपाइसिस हैं जिनसे इसका फॉर्मेशन हो रहा है, रूट का एपाइसिस, ये जो रूट का फॉर्मेशन हो रहा है,
तो कह रहा है ये दोनों एपाइसिस होते हैं, इनमें तीन तीन रीजन होते हैं, लाइक दैट ये एपाइसिस तो तीन रीजन होते हैं इसमें, 1, 2 और 3। इन्हें हम क्या बोलते हैं, तीन रीजन को हम हिस्टोजन बोलते हैं। ठीक है, पहले वाले का नाम हमने दे दिया, सबसे जो अंदर है पिलीरोम, बीच वाले का नाम दे दिया पेरीबिलियम, और सबसे जो बाहर की तरफ है इसका नाम हमने दे दिया डर्मेटोजन। बिल्कुल सही बात है, ये थ्योरी का एक्सप्लेनेशन है। ये थ्योरी कहती है कि हिस्टोजन थ्योरी में ये बताया गया कि चाहे रूट एपाइसिस हो या सूट एपाइसिस का जो एपिकल पार्ट होता है वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है, तीन मेरिस्टेमेटिक रीजन या जोन में डिवाइड होता है, जिन्हें हमने क्या बोला इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, हिस्टोजन्स बोला। और उनके नाम क्या क्या है, पिलीरोम है, पेरीबिलियम है और डर्मेटोजन्स है, विच प्रोड्यूस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और यही तीन पार्ट जो होते हैं पूरी बॉडी के सभी पार्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ये थ्योरी हो गई गाइस। अब इसमें पूछा गया है जो तीन पार्ट इसमें बताए गए हैं, पिलीरोम, पेरीबिलियम और डर्मेटोजन, तो इसमें से जो पेरीबिलियम होता है वो मेक्स दी, तो आपने बताया कि पूरी पार्ट, ये तीन पार्ट बनाएंगे पूरी बॉडी, तो आपका पेरीबिलियम क्या बनाएगा आपको ये बताना है। देखिए जैसे हमने बताया ना कि सबसे अंदर की पार्ट क्या बनाएंगे, स्टील बनाएगा, स्टील कौन हो गया, पिलीरोम हो गया। सबसे बीच का पार्ट कौन बनाएगा, पेरीबिलियम क्या बनाएगा, बीच का पार्ट मतलब मिडिल पार्ट, तो आंसर क्या आ गया, मिडिल पार्ट आ गया। देखिए थ्योरी भी समझ में आ गई, थ्योरी का वो भी समझ में आ गया। और जो आउटर मोस्ट पार्ट है गाइस, जो आपका एपिडर्मिस वगैरह आएगी वो बनाएगा डर्मेटोजन। इससे भी क्लियर होगा, डर्मो आप ना डर्मिस के डर्मिस का मतलब क्या होता है, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस का मतलब प्लांट की आउटर मोस्ट लेयर। तो करेक्ट आंसर आपका अभी। ना क्वेश्चन नंबर 12 में बात करते हैं, इन मोनोकाट द सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट। आपको पता है सेकेंडरी ग्रोथ सबसे अच्छा जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो आपके डाइकॉट स्टेम के थ्रू किया जाता है, बट कुछ मोनोकाट स्टेम में भी सेकेंडरी ग्रोथ होता है, जैसे ड्रेसिना में होती है, यूका में होती है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि इन मोनोकाट में सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट ड्यू टू लैक ऑफ, क्या चीज़ एब्सेंट होती है जिससे कि सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है मोनोकाट में नहीं हो पाती। कार्क एब्सेंट होता है, कार्क कैम्बियम एब्सेंट होता है, वैस्कुलर कैम्बियम एब्सेंट होता है, या सेकेंडरी कॉर्टेक्स एब्सेंट होता है। देखिए सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल तो केवल ये हैं दो लोग, वैस्कुलर कैम्बियम और कार्क कैम्बियम। तो हमारा आंसर डी और ए तो हो नहीं सकता, हमारे पास अब दो ऑप्शन बचे हैं, कार्क कैम्बियम और वैस्कुलर कैम्बियम। आपने देखा होगा से मोनोकाट में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आती है कि जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वो रिंग में व्यवस्थित नहीं होते हैं। रिंग में व्यवस्थित क्यों नहीं होते, जो इनके अंदर चैन पड़ी होती है जिसे हम क्या कहते थे, वैस्कुलर कैम्बियम। अंदर वाला आ गया आपका बिल्कुल जो बीच का ये इंट्रा, और ये इंटर हो गया, मतलब ये वाला जो इसे कहेंगे इंटर मतलब मध्य, और ये हो गया इंट्रा मतलब वैस्कुलर बंडल के अंदर जो कैम्बियम होता है वो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है, और जो दो वैस्कुलर बंडल के बीच में वो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम हो गया। गाइस तो कहने का मतलब है जो वैस्कुलर कैम्बियम हो गया वो एब्सेंट होता है मोनोकार्ड में, इसलिए जो रिंग की फॉर्म में वैस्कुलर बंडल अरेंज नहीं होते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट कि मोनोकार्ड में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। सिंपल सा आंसर जो क्या हो गया गाइस, 12 का आंसर हो गया सी। ठीक है, अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 पे, फिर एनाटॉमी का क्वेश्चन लगाए। देखिए दिस सिंगल सेल, अब इसमें वो वाली थ्योरी आपकी आई, द सिंगल एपिकल सेल, एक सिंगल एपिकल सेल लीड्स द डेवलपमेंट ऑफ एंटायर प्लांट बॉडी एज पर एपिकल सेल थ्योरी। देखिए तीसरी थ्योरी हमने आपको समझा दी। एपिकल सेल थ्योरी जो होती है उसमें क्या बताया गया, केवल एक सेल, एक एपिकल सेल ही पूरी प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करती है, जबकि इससे पहले हिस्टोजन में क्या बताया गया, तीन पार्ट होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, हिस्टोजेंस बोलते हैं। ओके, अब आपका एपिकल सेल थ्योरी का मतलब समझ लीजिएगा कि किसने दी थी, सेटमेंट ने दी थी 1924 में। और क्या बताया गया, केवल एक सेल जो होती है एपिकल सेल वो पूरी प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करती है। थ्योरी तो ये हो गई। नाउ दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल फॉर, ये थ्योरी सही पाई गई कहाँ कहाँ पाई जाती है, मतलब कौन कौन से प्लांट का डेवलपमेंट इस थ्योरी के अकॉर्डिंग होता है कि एक सिंगल एपिकल सेल ही पूरी प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करती है। तो ये हायर एल्गल फॉर्म में ऐसा देखा गया गाइज, ब्रायोफाइट टोटली ऐसे इस तरीके से डेवलप होते हैं, और कुछ ट्रेडोफाइट में भी ये चीज़ देखी गई है कि ये फैक्ट ठीक है जो एपिकल सेल थ्योरी में बताया गया है कि एक सिंगल एपिकल सेल ही डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है फॉर द इंटायर प्लांट बॉडी गाइज। तो ये बिल्कुल आंसर जो है डी सही है कि ये थ्योरी पूरी तरीके से ब्रायोफाइट को एक्सप्लेन करती है। कुछ हायर एल्गल फॉर्म में भी ऐसा होता है और कुछ ट्रेडोफाइट में भी ऐसा होता है। सो गाइज करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 14 में हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 काफ़ी अच्छा, काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है। अब्सिशन लेयर फॉर्मेशन इज रिजल्ट ऑफ, देखिए अब्सिशन लेयर फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, सिंपल सा है, जैसे हम प्लांट है कोई, ये प्लांट की ब्रांच है और ये इसके ऊपर बहुत सारी लीव्स लगी हुई हैं। ठीक है, अब्सिशन का मतलब होता है कि फ्रूट का गिर जाना, फ्लावर का गिर जाना या लीफ का गिर जाना। ठीक है, वो अब्सिशन कहलाता है। अब अब्सिशन लेयर का जो फॉर्मेशन होता है तो वो क्यों होता है, कब होता है, मतलब हार्मोन जो प्लांट बॉडी में हार्मोन प्रेजेंट उनकी कंसंट्रेशन में चेंज होती है। अब आपको हम बताएं जो दो हार्मोन इन्होंने लिए ऑप्शन में, एक अब्सिसिक एसिड और दूसरा लिया है ऑक्सीजन। इन्हीं के दोनों ऑप्शन है, एक का डिक्रीज और एक का इंक्रीज। इसी तरीके से ऑक्सीजन का इंक्रीज, ऑक्सीजन का डिक्रीज। अब ऑप्शन कौन सा सही है, देखिए ए भी ए का तो इससे कोई कंसर्न नहीं होता, डॉर्मिनेंट हार्मोन होता है। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, या तो ऑक्सीजन डिक्रीज होता है इस कंडीशन में या ऑक्सीजन
इंक्रीज होता है। अब समझते हैं कैसे, आंसर क्या है, आंसर आपका है गाइस बी आंसर है, मतलब डिक्रीज ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन डिक्रीज होता है तब ऐसा होता है। आप इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे, देखिए लीफ का गिरना है, फ्रूट का गिरना जो होता है वो ऑब्सेशन कहलाता है। जब ये फ्रूट और लीफ जब गिर जाते हैं गाइस, तो आपने देखा कि जो ऑक्सीजन होता है वो केवल जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं इनकी टिप पे बनता है, शूट एपाइसिस पे ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। अब जब लीफ गिर गई तो अल्टीमेटली जो प्लांट बॉडी के अंदर कौन सा हार्मोन की कमी आएगी, क्योंकि टिप पे कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है, ऑक्सीजन सिक्रेट होता है। तो सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन लेवल का फॉर्मेशन कब होगा, जब डिक्रीज ऑक्सीजन हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका गाइस बी। एंड नाउ लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर ले, फिर से एक बार भाई रिपीट क्वेश्चन हुआ, अगर देखा जाए तो गाइस ये आपको पूरी तरीके से क्वेश्चन पता होना चाहिए। शूट एंड रूट या रूट एंड शूट एपाइसिस ऑफ द प्लांट कंसिस्ट ऑफ 3 मेरिस्टेमेटिक जोन्स, जो हमने बताई थी थ्योरी। दिस स्टेटमेंट बिलोंग टू विच थ्योरी ऑफ द मेरिस्टेम, बहुत ही सिंपल सा है, आपको बता चुके कि रूट एंड शूट एपाइसिस 3 मेरिस्टेमेटिक जोन्स, मतलब जोन्स का मतलब ये हिस्टोजेंस, हिस्टो मतलब होता है एरिया, जोन का मतलब उतना एरिया, ठीक है। तो हिस्टोजेन थ्योरी के अकॉर्डिंग बात कही कि रूट या शूट एपाइसिस कोई भी हो, वो प्लांट के जो होते हैं वो कंसिस्ट ऑफ 3 मेरिस्टेमेटिक रीजन के या 3 मेरिस्टेम जोन के बने होते हैं। और दिस स्टेटमेंट बिलोंग्स टू विच थ्योरी ऑफ द मेरिस्टेम डेवलपमेंट। सो करेक्ट आंसर गाइज हिस्टोजेन थ्योरी में ऐसा बोला गया है। इसका कंसर्न सीधा सा हिस्टोजेन ऑप्शन सी से है। So guys, thank you very much and I request to all, please subscribe, like and share my YouTube channel Biology Village. Thank you very much guys.